नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का टेस्ट चैनल के यूट्यूब चैनल पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज यूपी टेट और सी टेट का कंबाइंड प्रैक्टिस सेट नंबर 29 है दोस्तों, जो कि आपके सी टेट और यूपी टेट दोनों एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। और इस प्रैक्टिस सेट के जरिए दोस्तों मैं आपकी 90 नंबर की तैयारी दोस्तों बिल्कुल फ्री में करवा रहा हूँ दोस्तों। सिर्फ आपको एक काम करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। यहाँ पे दोस्तों आपके सामने पहला प्रश्न आ चुका है। देखिए क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है कि कक्षा में भिन्न भिन्न भाषाओं में कहानी, कविता के चार्ट आदि की उपलब्धता, कम से कम 2 भाषाओं में शब्दकोश की आवश्यकता, आधिकारिक भाषाओं की पुस्तकों की उपलब्धता, सभी बच्चों को अपनी अपनी भाषा में बोलने के अवसर की उपलब्धता। तो भाषा शिक्षण के संदर्भ में बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है कि ऐसी कक्षा हो जिसमें विभिन्न भाषा बोलने वाले बच्चे शामिल हो और प्रत्येक बच्चों को अपनी भाषा में अपनी बात कहने की उपलब्धता हो या उनको अपनी बात बोलने का अवसर दिया जाए। उनको जो भी प्रश्न उनसे पूछा जाए, उनको जिस भाषा में बोलने में सहमत हो या सहज महसूस करें, उस भाषा का प्रयोग करके वो प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा, जो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 कि सभी बच्चों को अपनी अपनी भाषा में बात करने की अवसर दिया जाए। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रश्न को आप एक ट्रिक के जरिए भी आसानी से कर सकते थे। अगर आपको किसी भी ऑप्शन में आपको अवसर की बात दिख जाए, बच्चे को प्रमुख माना जाए या बच्चे को ही इंपॉर्टेंस दी जाए, तो वही ऑप्शन जो है उस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। प्रश्न संख्या 2 देखिएगा। कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठचर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के शिक्षण का उच्च लक्ष्य क्या है? गणित शिक्षण का उच्च लक्ष्य क्या है? कि शिक्षार्थियों को तकनीकी व्यवसायों के लिए तैयार करना, शिक्षार्थियों को समाज में एक सफल जीवन जीने के लिए सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों को अपनाने में मदद करना, शिक्षार्थियों को विवेचन एवं तर्क संगत चिंतन कौशलों के विकास में मदद कराना, या विद्यार्थियों में रोजगार संबंधित जीवन कौशल का विकास करना। तो गणित शिक्षण का उच्च लक्ष्य क्या होता है? कि शिक्षार्थियों को विवेचन एवं तर्क संगत चिंतन करने के कौशलों के विकास में, ताकि बच्चा जो है वो तार्किक चिंतन कर सके, किसी भी चीज़ में तर्क लगा के उस चीज़ का सॉल्व कर सके दोस्तों उस चीज़ को, और बच्चे में चिंतन कौशल का विकास अधिक से अधिक होगा। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 3 है। सभी प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोस्तों। कि यहाँ प्रश्न 3 क्या करा देखिएगा। कह रहा है कि अनुस्वार एवं अनुनासिक का प्रयोग करने संबंधित त्रुटियों को दूर किया जा सकता है। कोई बच्चा जो है वो अनुसार और अनुनासिक संबंधी त्रुटि कर रहा है, तो उसको दूर किस तरीके से किया जा सकता है? छपी सामग्री से समृद्ध वातावरण देकर। सिर्फ छपी सामग्री कहीं पे कुछ छपा रहे दोस्तों, उसी तरीके का वातावरण या माहौल दे देंगे। अगर कमरे में हम हर जगह अनुसार या अनुनासिक से रिलेटेड शब्द लिख देंगे, तो उससे बच्चे का जो संबंधित त्रुटियां वो दूर हो जाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं। अनुसार वाले शब्दों की सूची बनाकर, सिर्फ अनुसार वाले शब्दों की सूची बनाकर उसको दे देने से उसकी जो त्रुटियां हैं वो दूर हो जाएंगी? बिल्कुल नहीं। स्वयं सही उच्चारण का आदर्श प्रस्तुत कर। बिल्कुल सही दोस्तों, इस प्रश्न का राइट जवाब यही ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्योंकि जब बच्चा जो है त्रुटि कर रहा है अनुसार एवं अनुनासिक संबंधित, तो स्वयं शिक्षक को उस चीज़ का उच्चारण का आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए और बच्चों से कहना चाहिए इस चीज़ को ऐसे करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह प्रस्ताव रखती है कि प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर की या स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम एक तरह की भाषा में ही उपयोग होना चाहिए। ऑप्शन 3 है, शिक्षकों को द्विभाषिक उपागम को प्रयोग करने के लिए हतोत्साहित किया जाना चाहिए। बहुभाषावाद को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है, इसमें यह प्रस्ताव रखा गया है कि प्राथमिक कक्षाओं के जो बच्चे हैं उनके घर की या स्थानीय भाषाओं में
पढ़ाया जाना चाहिए। बच्चा जिस क्षेत्रीय भाषा से आ रहा है या जहाँ से आ रहा है उसके क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है प्राथमिक कक्षाओं में उसी भाषा में बच्चे को पढ़ाया जाए। एक इसका प्रस्ताव है नई शिक्षा नीति, जो दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, उसका प्रस्ताव है कि बच्चा जो है जिस भाषा में प्रयोग से अपने आ रहा है दोस्तों उसी भाषा में उसको ज्ञान दिया जाए। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि श्यामला केवल उन्हीं प्रश्नों के उत्तर लिखती है जो उसने याद किए होते हैं। इसका कारण हो सकता है उसकी कक्षा में सब ऐसा ही करते हैं, उसकी विचार प्रक्रिया अव्यवस्थित है, उसकी स्मरण शक्ति बहुत तेज है, उसमें कल्पनाशीलता का अभाव है। तो श्यामला केवल उन्हीं प्रश्नों के उत्तर लिखती है जो उसने याद किया। इसका मतलब सिर्फ वो किसी प्रश्न के बने बनाए जवाब देती है, उसमें कल्पनाशीलता का अभाव है, वह सृजनशील नहीं है। तो जितना ज़्यादा बच्चा कल्पना कर सकता है उतना अधिक तरीके से किसी भी आंसर को अलग ढंग से दे सकता है, लेकिन श्यामला में कल्पनाशीलता का अभाव होने के कारण वो सिर्फ उन्हीं प्रश्नों का उत्तर दे पाती है जिसको उसने याद कर रखा है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? क ख ग च ज ञ त थ न या ट ठ ड़। तो अल्प प्राण ध्वनियाँ होती क्या दोस्तों? जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि क वर्ग इन्हें यहाँ पे लिख दिया गया, ठीक है। क वर्ग में कौन से वर्ड आते हैं? क होता है, ख होता है, ग है और घ है, इसके अलावा अंगा है, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं? क वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें से जो आपका पहला वर्ड होता है, तीसरा होता है और इसके अलावा जो पांचवा वर्ड होते हैं ये सभी क्या होते हैं? अल्प प्राण वर्ग कहलाते हैं। इसके अलावा जो आपका दूसरा वर्ड होता है, दूसरा और चौथा वर्ड जो है क्या है आपका? महाप्राण वर्ग कहलाते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो दोस्तों कि अल्प प्राण ध्वनियाँ कौन सी होती है? पहला, तीसरा और पांचवा। तो ज झ ञ जो यहाँ पे लिखा गया दोस्तों ये क्या है आपका? अल्प प्राण ध्वनियाँ हैं, ठीक है। और ये क ख ग ये क्या है? कंठ वर्ण है। और ये आपका त थ ध, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे आपके सामने प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि भाषा का प्रमुख प्रकार क्या है? लेखन क्षमता, प्रतिवेदन लिखना, भाषण देना या संप्रेषण करना। तो भाषा का प्रमुख प्रकार ही है दोस्तों कि अपनी बात को हम संभावित तरीके से कहीं पे रख सकें, ठीक है, बिना अटके या बिना रुके, ठीक है। अगर हमने भाषा सीखा है तो हम उस भाषा का प्रभावित तरीके से प्रयोग कर सकें या संप्रेषण करने में कुशल हों। संप्रेषण का मतलब ये होता है कि हम अपनी बात को दूसरे के समक्ष रख सकें और उसकी खुद की बात को हम समझ सकें। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि दिए गए गद्यांश को पढ़कर सही प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। तो यहाँ पे दोस्तों एक सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या पूछ रहा है? संप्रेषण कला का विकास किससे होता है? अब चलते हैं हम गद्य को पढ़ते हैं। यहाँ पे स्पष्टता, आत्मविश्वास, विषय की अच्छी पकड़ और प्रभावशाली भाषा में अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? संप्रेषण कला कहलाता है। और संप्रेषण कला का विकास किससे होता है? जो नियंत्रण अभ्यास से निखारी जा सकती है। बिल्कुल सही दोस्तों, जो नियंत्रण अभ्यास से, कहने का मतलब है जितना ज़्यादा हम अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा ही हमारा जो संप्रेषण कला है या बात करने का तरीका है दोस्तों उतना अच्छा होता चला जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे, विद्यार्थियों के आकलन के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा निम्नलिखित में से कौन से उपकरण विधियां प्रस्तावित की गई हैं? भूमिका अदा करना, समूह में कार्य करना, पोर्टफोलियो बनाना या प्रयोजन। तो सभी दोस्तों सभी विधियां जो हैं वो विद्यार्थियों के आकलन के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। विद्यार्थियों का आकलन करने से तात्पर्य है कि आकलन के द्वारा ही पता चल पाता है कि विद्यार्थी कितना अच्छा है पढ़ने में, वह या किस क्षेत्र में कमज़ोर है या उसको किस तरीके से और पढ़ाने की ज़रूरत है, या किस तरीके से दोस्तों आकलन करने से पता चल पाता है कि उसमें कमियां हैं। तो उस कमियों को दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण पद्धति का उपयोग करके उन कमियों को दूर किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या
नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए, समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, अधिगमकर्ताओं में गहन चिंतन का विकास करना चाहिए, अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए। बिल्कुल सही दोस्तों, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए, अन्वेषण निर्धारित और खोज पे आधारित होनी चाहिए। बिल्कुल सही। अधिगमकर्ताओं में गहन चिंतन का विकास होना चाहिए। जब बच्चा गहन तरीके से चिंतन करेगा तभी अलग अलग चीज़ों को निर्माण कर सकता है, कह सकते हैं कि अलग अलग चीज़ों को जान सकता है। ठीक है। समस्या समाधान पर केंद्रित होनी चाहिए। बिल्कुल सही। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, क्योंकि कथन इसका सेकंड, थर्ड और फोर्थ तीनों ही क्या हैं? सही हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? अन्वयन, पित्राज्ञा, मनोरथ या यद्यपि। तो दोस्तों यहाँ पे जो मनोरथ लिखा गया यही क्या है? स्वर संधि का उदाहरण नहीं, क्योंकि ये किसका उदाहरण है? ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। ठीक है। यहाँ पे मनो प्लस रथ हो जाएगा, तो इस कारण से क्या है दोस्तों? विसर्ग संधि का उदाहरण है। ठीक है। बल्कि बाकी सब जो हैं वो क्या है? सभी स्वर संधि के ज्ञान। जैसे यहाँ पे पित्राज्ञा लिखा गया ना दोस्तों, तो अब हम यहाँ पे जैसे करते हैं कि पित्र प्लस आज्ञा, इसका विखंडन नहीं हो जाएगा। ठीक है। और यद्यपि लिखा गया है तो यहाँ पे दोस्तों इसका हम जब करेंगे यदि प्लस आप ही होगा। ठीक। चलिए इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? इसमें आपको बताना है कि प्रत्यय नहीं। प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय ऐसे शब्दांश होते हैं जो कि किसी शब्द के अंत में जुड़ के उसमें परिवर्तन करते हैं। ठीक है, या परिवर्तन लाते हैं। तो यहाँ पे किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? ठीक है दोस्तों, ये बताना है आपको। यहाँ पे कम आऊ लिखा गया दोस्तों। क्या लिखा गया है? कम प्लस आऊ लिखा गया है। यहाँ पे आपको बता दें ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है? कमाऊ लिखा गया है। ठीक है, कमाऊ। यहाँ पे आऊ प्रत्यय लगा हुआ है। यहाँ पे दुकानदार लिखा गया है। यहाँ पे दार प्रत्यय लगा हुआ है। यहाँ पे भोलापन लिखा गया है। यहाँ पे पन प्रत्यय लगा हुआ है। जबकि आपको बता दें कि तीनों शब्दों में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। जबकि यहाँ पे जो अनुपस्थित शब्द लिखा गया इसमें प्रत्यय नहीं लगा है दोस्तों, इसमें अन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अन उपसर्ग का प्रयोग इसमें हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिएगा कि जब प्रथम शब्द संख्यावाची द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होता है? समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप होता है दोस्तों। तो यहाँ आपको बताना है कि समास है, समास मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। कहीं कहीं पूछ लेता है कि समास मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। जब प्रथम पद संख्यावाची हो, द्वितीय पद संज्ञा हो, तो वहाँ पे क्या होता है? द्विगु समास होता है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं। लिखावट शब्द में किस प्रकार का प्रत्यय लगा हुआ है? लिखावट में प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है? तो यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कि आवट प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आवट प्रत्यय। प्रश्न संख्या इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ देखिएगा प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण ऐसे शब्द होते हैं जो कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं दोस्तों। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन सा विशेषण है? आग, अग्नेय, अग्नि, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से जो अग्नेय लिखा गया दोस्तों क्या है? विशेषण है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कि बाल विकास। अब दोस्तों बाल विकास से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। बाल विकास से आपके पेपर में 30 प्रश्न आते हैं और 30 नंबर के आते हैं। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता है। चलिए इसका पहला प्रश्न देखते हैं कि आंतरिक रूप से अभिप्रेरित छात्र के लिए पुरस्कारों की बिल्कुल भी आवश्यकता
नहीं होती है, ठीक है। पुरस्कार उनको बिल्कुल भी नहीं चाहिए होते हैं, ठीक है। आंतरिक रूप से प्रेरित छात्र के लिए पुरस्कार की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है। बाहरी पुरस्कार उसे अभिप्रेरित रखने के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं। अभिप्रेरणा का स्तर बाहरी रूप से अभिप्रेरित छात्र से कम होता है। औपचारिक शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों, आंतरिक रूप से जो प्रेरित बच्चा होता है उसके लिए पुरस्कार की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो बच्चा आंतरिक रूप से प्रेरित होगा वो खुद न खुद दोस्तों हर एक चीज़ के लिए तैयार रहेगा, ठीक है। एग्जाम आने से पहले वो अपनी खुद तैयारी में जुट जाएगा, या किसी नई चीज़ के लिए दोस्तों वो खुद से नए नए पुस्तक, अगर नया ज्ञान लेना है दोस्तों तो खुद से इतना ज़्यादा प्रेरित है क्योंकि वो आंतरिक रूप से प्रेरित छात्र है, ठीक है। वो आंतरिक रूप से होने के कारण वे समय पर दोस्तों हर एक चीज़ को पूरा करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो उसको किसी भी प्रकार की या किसी भी प्रकार के पुरस्कार देने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं कि सबसे गहन और महत्वपूर्ण समाजीकरण होता है किशोरावस्था के दौरान, एक व्यक्ति के संपूर्ण जीवन के दौरान, वयस्कता के दौरान या पूर्व बाल्यावस्था के दौरान। तो सबसे गहन और सबसे महत्वपूर्ण समाजीकरण कब होता है दोस्तों? जब बच्चा जो होता है किशोरावस्था में जब पहुंचता है तो उस समय सबसे गहन और महत्वपूर्ण समाजीकरण होता है, ठीक है। और रही बात दोस्तों, किशोरावस्था को स्टेन तथा हॉल ने संघर्ष तथा तूफान की अवस्था भी कहा गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं। मानव विकास का प्रारंभ होता है शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, गर्भावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से। तो मानव विकास का प्रारंभ दोस्तों कहाँ से होता है? गर्भावस्था। जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है तभी से उस बच्चे का विकास शुरू हो जाता है और विकास निरंतर चलता रहता है, ठीक है। जैसे कहा गया कि विकास जो है, विकास का एक सिद्धांत होता है निरंतरता का सिद्धांत। कहने का मतलब होता है कि जो विकास होता है कभी रुकता नहीं, ठीक है, लगातार चलता रहता है। कुछ गर्भावस्था में तो कुछ शैशवावस्था में, कुछ बाल्यावस्था में तो कुछ किशोरावस्था में। इस कारण जो विकास है दोस्तों वो कंटिन्यू चलता रहता है। विकास का प्रारंभ कहाँ से हो जाता है? गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं कि यदि पूर्व अधिगम नए अधिगम में मदद करता है तो अधिगम का स्थानांतरण क्या कहलाता है? यदि पूर्व का अधिगम नए अधिगम में मदद करे तो अधिगम का स्थानांतरण सकारात्मक कहलाता है, नकारात्मक, शून्य या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा। अगर पूर्व का अधिगम जो है नए अधिगम में मदद करता है तो सकारात्मक अधिगम कहलाता है, ठीक है। अगर बिल्कुल भी मदद न करता तो वहाँ पे शून्य कहलाता, और अगर पूर्व का अधिगम नए अधिगम को प्रभावित करता या रोकता तो वहाँ पे क्या होता? नकारात्मक अधिगम कहलाता। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे कि पियाजे मुख्य रूप से के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास के लिए, यौन विकास के लिए, संज्ञानात्मक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए। तो पियाजे मुख्य रूप से किसके लिए जाने जाते हैं? संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं दोस्तों। और इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण बताए थे, ठीक है। पहला क्या था? संवेदी गामक अवस्था, दूसरा था मूर्त पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से अनुवांशिक संबंधी कारक है? समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, आंखों का रंग, चिंतन का ढंग या सामाजिक गतिविधियों में भी भागीदारिता। तो निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से अनुवांशिक संबंधी कारक होता है? जो दोस्तों एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होने वाला जो गुण होता है वही कहलाता है अनुवांशिक संबंधी कारक होता है। तो इसमें कौन सा राइट जवाब होगा? आंखों का रंग जो होता है दोस्तों वो अनुवांशिक संबंधित कारक होता है। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट दोस्तों कि दिए गए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं? बहुलांक कहता है, मध्यमान, औसत या मानक विचलन। तो दिए गए प्राप्तांकों में जैसे दोस्तों यहाँ पे लिख दिया जाता है 2, 3, 4
2, 3 और 2। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा बहुलांक जो अंक सबसे ज़्यादा बाहर आता दोस्तों, वही क्या कहलाता, बहुलांक कहलाता। तो यहाँ पे 2 है, 2 2 सबसे ज़्यादा बाहर आया है, तो ये क्या कहलाता, बहुलांक कहलाएगा। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिएगा कि एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों और शारीरिक गतिविधियों का उपयोग करती है क्योंकि वे प्रभावी मूल्यांकन की सुविधा प्रदान करना चाहती है, शिक्षार्थियों को एक परिवर्तन प्रदान करना चाहती है, अधिगम को बढ़ाने के लिए इंद्रियों की अधिकतम संख्या का उपयोग कराना चाहती है, या शिक्षकों को राहत प्रदान करना चाहती है। तो एक शिक्षिका जो है शिक्षण में अधिक से अधिक दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करती है, वो अधिगम को मतलब सिखाने की जो गति है दोस्तों उसको बढ़ाना चाहती है, ताकि बच्चा जो है किसी भी चीज़ को आसानी से सीख सके। और उसकी जो इंद्रियां हैं, सभी इंद्रियां, चाहे आपका सुनने की क्षमता हो चाहे देखने की क्षमता हो, उसका अधिक मात्रा में वो उपयोग करके या सक्रिय रूप से दोस्तों भागीदारिता दे। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे। जब मानव शरीर के एक अंग को दिया गया प्रशिक्षण दूसरे भाग में स्थानांतरित हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण, क्षैतिज स्थानांतरण, द्विपक्षीय स्थानांतरण, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसे क्या कहेंगे दोस्तों? द्विपक्षीय स्थानांतरण कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि व्यवहार का संवेगात्मक पहलू निम्नलिखित में से संबंधित होता है। लिखने की संज्ञानात्मकता पक्ष में, सीखने के भावात्मक पक्ष में, या सीखने के क्रियात्मक पक्ष में, या सीखने के मनोवैज्ञानिक पक्ष में। तो संवेगात्मक पक्ष जो होता है दोस्तों किस में संबंधित होता है? वो भावनात्मक पक्ष से संबंधित होता है। चलिए आगे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिएगा कि बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन उपयुक्त है? हर बच्चा एक जैसा होता है, हर बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो बाल मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण जो कथन दोस्तों ये है कि प्रत्येक बच्चा जो होता है, कहने का मतलब हर बच्चा क्या होता है? विशिष्ट होता है। उसकी सोचने की क्षमता, उसकी प्रतिभाशालता या उसकी रुचि सब दोस्तों क्या होती है? डिफरेंट होती है। ठीक है, इसलिए कहा गया है कि प्रत्येक बच्चा क्या होता है? विशिष्ट होता है। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे दोस्तों प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि इसमें से किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, जन्ना ग्रंथि, या एंड्रियल ग्रंथि। तो मास्टर ग्रंथि के नाम से ऐसी ग्रंथि जो सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करे, क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि क्या होती है? मास्टर ग्रंथि। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ बनाता है? अधिगम और विकास पर्यायवाची शब्द हैं। बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि अधिगम और विकास अलग अलग होता है। ठीक है, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित होते हैं। विकास अधिगम से स्वतंत्र है, विकास के बाद अधिगम का प्रशिक्षण होता है। तो अधिगम विकास जो होता है दोस्तों एक जटिल तरीके से क्या होते हैं? अंतर संबंधित होते हैं। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिएगा कि चरित्र का विकास किससे होता है? संकल्प शक्ति से, आचरण एवं व्यवहार से, नैतिकता से, उपरोक्त सभी से। तो चरित्र का विकास दोस्तों आचरण एवं व्यवहार, कैसा आपका आचरण और व्यवहार है उससे भी आपके चरित्र का विकास होता है, नैतिकता से भी और संकल्प शक्ति से भी। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिएगा। कह रहा है कि विस्मरण की बीमारी को कम करने का उपाय। अगर कोई बच्चा जो है वो ज़्यादा मात्रा में किसी चीज़ को सीख के भूल जा रहा है, अगर भूलने की बीमारी उसको है तो उसको कम करने का तरीका क्या होना चाहिए? अधिगम के अंतर्गत आता है। अधिगम का दोषपूर्ण रूप होता है पाठ की पुनरावृत्ति या स्मरण में कम ध्यान दे। तो विस्मरण की जो बीमारी इसको कम करने का उपाय होता है कि पाठ की पुनरावृत्ति, पाठ को जितना हो सके उतना अधिक बार उसको क्या करें? रिपीट करें। बार बार किसी चीज़ को रिपीट करने से उसकी जो विस्मरण शक्ति होती है दोस्तों धीरे धीरे क्या होती है? कम होती चली जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब दोस्तों यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि ईवीएस के हैं, और ईवीएस से भी आपके पेपर में 30 प्रश्न आते हैं। चलिए इस प्रश्न यहाँ देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में घरों की संरचना उन जलवायु परिस्थितियों से जुड़ी होती है जिनमें वे बने होते हैं। एक गाँव है जहाँ घरों में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। घर मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। घर का अंदरूनी भाग लकड़ी का बना होता है।
घर जमीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊपर बनाए जाते हैं। छतें ढलान के साथ बनाई जाती हैं। अगर इस गांव में भारी वर्षा हो तो गांव किस राज्य का हिस्सा हो सकता है? दोस्तों आपको बता दें कि जहां पे सिर्फ आपको दो विशेषताएं दिख जाएं कि घर जो है मजबूत बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं, इसके अलावा जमीन से लेकर 3.5 से 3.5 फीट क्या होते हैं, ऊपर होते हैं। तो दोस्तों सीधा सीधा असम का हिस्सा हो गया। असम राज्य का एक गांव जो है वो असम राज्य का हिस्सा। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं। ये कुड़ुक कहाँ के लोगों की स्थानीय भाषा है? कुड़ुक जो है वो कहाँ के लोगों की स्थानीय भाषा है? मिजोरम की, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या झारखंड? तो कुड़ुक कहाँ के लोगों की स्थानीय भाषा है? वो मिजोरम की स्थानीय भाषा है। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों कि प्राथमिक कक्षाओं का पर्यावरण अध्ययन वह विषय क्षेत्र है जिसमें एकीकृत है। प्राथमिक कक्षाओं में जो पर्यावरण अध्ययन विषय पढ़ाया जाता है दोस्तों वो किसका एकीकृत क्षेत्र एकीकरण है, मतलब उसमें क्या क्या सम्मिलित होता है। ठीक है, विज्ञान एवं पर्यावरणीय शिक्षा के संप्रतियों एवं मुद्दों का, सामाजिक विज्ञान के संप्रतियों एवं मुद्दों का, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के संप्रतियों एवं मुद्दों का, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरणीय शिक्षा के संप्रतियों एवं मुद्दों का। तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि ऑप्शन नंबर जो आपका 4 है यही राइट होगा, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन जो विषय क्षेत्र होता है जो प्राथमिक कक्षा में पढ़ाया था उसी में एक ही सब्जेक्ट में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा सभी के संप्रत्यय एवं मुद्दे उसमें समाहित होते हैं। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे कि मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए कई विधियां प्रस्तावित की जाती हैं, निम्नलिखित में से वह कौन सी विधि ज्ञात की है जो कि मच्छरों के प्रजनन को नहीं रोकती है? कूलर के पानी को सप्ताह में कम से कम एक बार बदल देना चाहिए। बिल्कुल सही दोस्तों, इससे क्या होगा, मच्छरों का प्रजनन जो है वो रुक जाता है। तालाब और पानी इकट्ठा होने वाले स्थानों में मछली डालें जो कि मच्छरों के लार्वा को खा जाता है। बिल्कुल सही। मच्छरदानी का प्रयोग करने से सिर्फ मच्छर से बचा जा सकता है, लेकिन उसके जो प्रजनन क्षमता है उसका रोकथाम नहीं किया सकता। ठीक है, इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, यहां पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों कि प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, इसमें क्या कह रहा देखिएगा, प्रश्न नेक्स्ट है, कह रहा है कि एक बकुला जो है वो एक बकुला भैंस के पीठ पर अक्सर देखा जाता है, इसका कारण क्या है? वह भैंस की पीठ पर बैठकर गाना गाता है, थोड़ी देर उड़ने के बाद वह आराम करता है, वह भैंसों की पीठ पर परजीवी को खाता है, वह घास में मौजूद कीड़ों को खाता है। तो एक बकुला जो होता है अक्सर भैंस के पीठ पर बैठा रहता है, उसका कारण ये होता है कि भैंस के पीठ पर मौजूद जो परजीवी होते हैं उसको खाने के लिए वो बार बार क्या करता है, भैंस के पीठ पर जाके बैठता है। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, इसको देखिएगा कि कांच के जार में और बोतलों को अचार भरने से पहले धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है? उनमें धूल को हटाने के लिए, नमी को पूरी तरीके से समाप्त करने के लिए, अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए या उनका तापमान बढ़ाने के लिए? तो कांच के जार को या उसमें बोतलों को अचार भरने से पहले उसको धूप में अच्छी तरीके से इसलिए सुखाया जाता है कि उसमें जो मौजूद नमी है वो समाप्त हो जाता है ताकि जो अचार है खराब होने से बच सके। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 होगा। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, सभी प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा लावा से बनती है? लाल मृदा, काली मृदा, जलोढ़ मृदा या लेटराइट मृदा? तो आपको बता दें कौन सी मृदा ऐसी है जो कि लावा द्वारा बनती है। तो काली मृदा जो होती है उसका निर्माण जो होता है किसके द्वारा होता है, लावा के द्वारा होता है। और काली मृदा को कपासी मृदा भी कहा जाता है क्योंकि कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयोगी होती है और इसकी जो जल धारण क्षमता होती है बहुत ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे कि वर्ली एक पारंपरिक कला है, वर्ली स्थान किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में, राजस्थान, बिहार या महाराष्ट्र? तो वर्ली क्या है दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वर्ली क्या है, एक प्रकार की पारंपरिक कला है और वर्ली स्थान कहाँ पे है, वर्ली महाराष्ट्र में है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं कि पौधों के जड़ों के लिए निम्नलिखित में से कार्यों पर विचार कीजिए। पौधों को सहारा देती हैं,
ह्यूमस प्रदान करती हैं, भोजन को संग्रहित करती हैं, जल और खनिजों को अवशोषण करने का काम जड़ों का होता है। बिल्कुल सही दोस्तों, जड़ जो होती हैं वो जल और खनिजों का क्या करती हैं, अवशोषण करती हैं, भोजन का संग्रहण करती हैं और पौधों को सहारा देने का काम करती हैं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ए सी और डी, जिस ऑप्शन में आपको दिख जाए वही क्या होगा? राइट जवाब। ऑप्शन नंबर 3 राइट जवाब होगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि कक्षा 5A के शिक्षक ने एक प्रश्न दिया है, पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। कक्षा बी के ने शिक्षक से प्रश्न दिया है, ठीक है। यदि धरती पर पेड़ नहीं होते तो क्या होता? इन प्रश्नों की प्रकृति क्या है, ठीक है। पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। यदि धरती पर वृक्ष नहीं होते तो क्या होता, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जो 5 लाभ लिखने के लिए दे दिया गया, एक ऐसा हो गया, ये बंद अंत वाले प्रश्न हो गए। कहने का मतलब है कि यहाँ पे क्या हो गया कि बना बनाया जवाब जहाँ पे पूछा जाए वो क्या होता है? बंद अंत वाले अपसारी होते हैं, ठीक है। और जहाँ पे खुला प्रश्न पूछा जाए कि मतलब आप इस तरीकों को कितने तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। यदि धरती पर वृक्ष नहीं होते तो दोस्तों बच्चा सोच के उत्तर देगा इसका अलग अलग ढंग से। तो यहाँ पे क्या हो जाता? मुक्त अंत वाले अविसारी। तो जो आपका ऑप्शन नंबर 3 यही राइट होगा, क्योंकि ए क्या है? बंद अंत अविसारी है और बी क्या है? मुक्त अंत अविसारी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि वायुमंडल की कौन सी परत परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल या मध्य मंडल? तो वायुमंडल की कौन सी परत है जो पृथ्वी पर परावैंगनिक किरणों को आने से रोकती है? वो क्या है? समताप मंडल। परावैंगनिक किरणें जो होती है दोस्तों सूर्य के प्रकाश से पृथ्वी पर आती हैं, जो पृथ्वी पर उपस्थित जीवधारियों को प्रभावित करती हैं, ठीक है। और क्षोभ मंडल जो होता है पृथ्वी तल से सबसे नजदीक होता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं कि कक्षा 1 तथा कक्षा 2 में पर्यावरण अध्ययन की कोई पाठ्य पुस्तकें क्यों नहीं होती हैं? पर्यावरण अध्ययन के प्रक्रिया कौशल शिक्षक की पुस्तिका में सुझाए गए खेलों द्वारा पढ़ाए जाते हैं। पर्यावरण अध्ययन की महत्वपूर्ण संकल्पनाएं शिक्षकों द्वारा संचालित अंतःक्रियात्मक क्रियाओं के द्वारा पढ़ाई जाती हैं। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित संकल्पनाएं और कौशल भाषा तथा गणित के द्वारा सिखाए। बिल्कुल सही दोस्तों। इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा। क्यों कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन की पुस्तकें नहीं शामिल की गई? क्योंकि पर्यावरण अध्ययन की संकल्पना या पर्यावरण से संबंधित जो भी जानकारी दोस्तों वो किसके माध्यम से समझाई जाती है? भाषा और गणित के द्वारा उसको सिखाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। क्या आपके कभी अपने घर या विद्यालय के आसपास ऐसे जानवर देखे हैं जिसके छोटे बच्चे होते हैं? उनके नाम नोटबुक में लिखिए। तो इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रिया कौशल का मूल्यांकन किया जा सकता है? परिकल्पना और प्रयोग का, न्याय की चिंता का, अवलोकन और अभिलेख का या वर्गीकरण और चर्चा का? तो अवलोकन और अभिलेख का चर्चा किया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे। प्रश्न नेक्स्ट दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि पृथ्वी गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर कोई ऊपर और नीचे नहीं है और यह सिर्फ सापेक्ष है। हम भारत के लोग वास्तव में के लोगों के संबंध में उल्टे हैं। दोस्तों हम भारत वाले किसके संबंध में उल्टे हैं, ठीक है। लीबिया, अल्जीरिया, अर्जेंटीना या अलास्का? तो हम भारतवासी जो दोस्तों किसके संबंध में उल्टे हैं? तो अर्जेंटीना के संबंध में क्या है? हम उल्टे हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार ईवीएस को पढ़ाने का उद्देश्य इनमें से कौन सा है? पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना। बिल्कुल सही बात है। पर्यावरण के बारे में अगर जागरूकता विकसित किया जाएगा तो पर्यावरण जो उसका संतुलन बिगड़ रहा है या पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है उससे उसको बचाया जा सकता है। बच्चों को प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाने और समझने के लिए प्रशिक्षित करना। बिल्कुल सही। विशेष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण के संबंध में बच्चों की जिज्ञासा और रचनात्मकता का पोषण करना, ये भी सही है। इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट जवाब होगा।